पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न स्तरों पर बात करनी होगी। पर्यावरण प्रदूषण पर हुई बंगलौर की बैठक में पर्यावरण विशेषज्ञ ये मान रहे थे कि कुछ स्थानीय पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, जैसे असुरक्षित जल, लगातार जमा होता हुआ शहरी कूड़ा कचरा, बिना साफ किया गया गंदा पानी, व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था के कारण प्रदूषित शहरी वायु, लकड़ी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने पर घरों से निकले हुए धुएं की प्रदूषण। इसके अलावा प्रादेशिक व राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्याएं भी होती हैं, जैसे प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, एसिड वर्षा, औद्योगिक प्रक्रियाओं में ईंधन जलने के कारण जो सल्फर और नाइट्रोजन तत्व वायु में फैल जाते हैं, वातावरण में फैल जाते हैं, वे तत्व एसिड वर्षा उत्पन्न कर देते हैं। वर्षा के साथ ये सारे तत्व आने लगते हैं। नदियों का प्रदूषण, वृक्षों का विनाश और भूमंडलीय पर्यावरणीय समस्याएं। इस प्रकार हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को स्थानीय समस्या, राष्ट्रीय समस्या और अंतर्राष्ट्रीय समस्या इस प्रकार बांट सकते हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य में बात करने पर ऐसे विचार सभी को एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं। अतः हम सबसे पहले पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। इसकी जो समस्याएं हैं उसको हम मूल रूप से 7 भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहला है ग्रीन हाउस वार्मिंग। जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसमें वातावरण में गैसों के संकेंद्रण और संघनन के बढ़ने से ग्रीन हाउस वार्मिंग बढ़ जाती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं GHGs, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसके ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के कारण गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से हो गई है। उत्पादन की ऊर्जा गहनता, वातावरण, समुद्र आदि की रासायनिक प्रक्रिया, ये सब मिलकर आर्थिक विकास की गति और सारी चीज़ें मिलकर मीथेन गैस के स्रोत को बढ़ा देती हैं और ऐसे में वातावरण में इस प्रकार की गैसें फैल जाती हैं जो कि गर्मी बढ़ा देती हैं। इससे जलवायु में परिवर्तन आता है, तूफानों की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा विषय जो हम लेते हैं वह है ओज़ोन की परत का क्षय होना। इसकी परत जो है, यदि हम थोड़ी सी जनरल साइंस की बात करें तो पर्यावरण के अध्ययन से पहले जब हम पृथ्वी के वातावरण की बात करेंगे तो यह
4 स्फेयर्स होते हैं। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद ओजोन मंडल, आयन मंडल और अंत में बहिर्मंडल होता है। तो यह हमारा वातावरण है, एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट में क्षोभ मंडल में हम रहते हैं। समताप मंडल हमारे जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। उसके ऊपर ओजोन मंडल होता है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से रक्षा करता है हमारे वातावरण की, जिससे जीवन सुगमता से चल सके। किंतु बहुत अधिक गैसेस के कारण, बहुत अधिक पॉल्यूशन के कारण ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, इन्होंने ओजोन मंडल की परत को अनेक स्थानों पर से क्षति पहुंचा दी है। अब ओजोन मंडल जो हमारे लिए एक छतरी जैसा कार्य करता था, उसमें अनेक छेद हो गए और अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो अब पृथ्वी पर सीधी आने लगी। इनके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का फैलना, अनेक प्रकार के जीवों की क्षति हो जाना, अनेक प्रकार की गैसेस के इकट्ठे हो जाने के कारण रेडिएशन इफ़ेक्ट्स हो जाना और इन ग्रीन हाउस वार्मिंग के कारण ओजोन का क्षय बहुत तेज़ी से होता जाता है। तीसरी जो बहुत बड़ी समस्या है वो हम ले रहे हैं जैविक विविधता का ह्रास होना, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाना प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु हमारी इस इको सिस्टम में अनेक लाखों वर्षों से विकसित होते रहे हैं और इसी परिवेश में वे फूलते फलते रहे। लेकिन धीरे धीरे जब ओजोन परत का क्षय हो गया, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगा, तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार के प्राणी अब इस प्रकार के वातावरण में नहीं जी पा रहे। और यदि हम देखें तो पाएंगे कि हज़ारों स्पीशीज़ जो प्राणियों की थी वे लुप्त हो गई हैं और उनके लुप्त होने से इकोसिस्टम गड़बड़ा रहा है। हमारे पास ऐसे अनेक किस्म के पौधे हुआ करते थे, फल हुआ करते थे, फूल हुआ करते थे, जो अब देखने को नहीं मिलते हैं। ये तो बहुत ही कम समय की बात है। यदि हम एक लंबे समय में समाप्त होने वाले वनस्पतियों और प्राणियों को देखें और गिने तो हम पाएंगे कि अकेले जल जीवों में 26,000 प्रकार के स्पीशीज़
लुप्त हो चुकी हैं और अनेक प्रकार के पौधे, पशु, पक्षी अब धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गए हैं। उसका यही कारण है कि हमारा पर्यावरणीय संतुलन समाप्त हो गया। एक उदाहरण इस प्रकार का है कि एक प्राणी दूसरे प्राणी के लिए जीवन की वे सारी चीज़ें तैयार कर देता था जो उसको सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होती थी। लेकिन अब जब एक प्राणी समाप्त हो गया तो दूसरे प्राणी के जीने की आशा भी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका के हाथियों के नष्ट हो जाने के बाद 3 किस्म के हिरण भी नष्ट हो गए। उसका सिंपल रीज़न ये है कि जब हाथी चलते थे तो नए पेड़ पौधों को कुचलकर उन्हें छोटे छोटे घास में बदल देते थे, जिनसे हिरण अपना भोजन पाते थे। अब हाथी नहीं रहे तो पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े व सघन होने लगे, जिनसे हिरणों का निवास करना भी कठिन हो गया। इसी प्रकार मलेशिया में एक लोकप्रिय फल डूरियन हुआ करता था, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसे बेचकर भारी लाभ कमाया जाता था, लेकिन अचानक उस फल की पैदावार घटने लगी। तब मालूम चला कि इसके पेड़ के फूल को, जो कि चमगादड़ की एक किस्म द्वारा पराग किया जाता था, उसकी संख्या घट गई थी। चमगादड़ों की संख्या के घट जाने से ये फल अब कम मात्रा में उत्पन्न होने लगे। और वे चमगादड़ क्यों कम हुए? क्योंकि उनका जो भोजन दलदली भूमि में पेड़ों से प्राप्त होता था, वह दलदली भूमि समाप्त हो गई, क्योंकि स्थानीय सीमेंट फैक्ट्रियों के कारण वे गुफाएं ढा दी गई, जिनमें चमगादड़ विश्राम करते थे। अब इस प्रकार जब अनेक प्राणी इस पर्यावरण में एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो एक प्राणी का सर्वाइवल दूसरे प्राणी के सर्वाइवल पर ही निर्भर करेगा। इस प्रकार जैव विविधता की स्थिति पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर धीरे धीरे कम होती जा रही है। भारत में 46,000 किस्म के पौधे और 81,000 किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें से 1,500 पौधों की किस्में और 79 स्तनधारी जीव, 44 पक्षी, 15 रेप्टाइल्स और 3 एम्फीबियंस, ये सब के सब और अनेक प्रकार के कीट पतंगे खतरे में हैं। उनका अस्तित्व ही खतरे में है।
आपने देखा होगा कि गौरैया जैसी पक्षी जो बहुत पाई जाती थी, जिसकी चहचहाट हमें सुनाई देती थी, वह भी अब लुप्त प्राय होने वाली है। अगला जो बिंदु हम ले रहे हैं वो जल प्रदूषण का है। आज विश्व में जल प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है और ये जल प्रदूषण केवल मनुष्य के मलमूत्र से नहीं है, बल्कि यह औद्योगिक गंदगी को जल में छोड़ देने से बहुत अधिक हो गई है। इस प्रकार ये जो जल का प्रदूषण है, यह नदियों, झीलों, कुओं, इन सब को प्रभावित कर रहा है और प्रतिवर्ष जल प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं, उनसे अनेक बच्चे बड़े सब अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जल प्रदूषण और जल का अभाव दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं और इसमें कुछ मात्रा इस बात की भी है कि जल का अभाव होने से ही जल प्रदूषण है। कुछ स्थानों पर जल का अभाव होने से बहुत अधिक मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर का प्रयोग किया जाने लगा और इस अंडरग्राउंड वाटर के प्रयोग से पानी धीरे धीरे लेवल नीचे होता चला गया और इस नीचे लेवल के पानी से खराब पानी प्राप्त होने लगा। भारी पानी की समस्या अपने आप में बहुत अधिक है। खारे पानी की समस्या बहुत अधिक है। प्रदूषित जल पीना और प्रदूषित जल से नहाना दोनों ही बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देते हैं। जल प्रदूषण से मछली उद्योगों को क्षति होती है और अन्य वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को देखें तो ये मालूम चलेगा कि हमारे विश्व में पानी के कारण यहाँ तक कि समुद्र में अनेक मछलियाँ, अनेक प्रकार के जीव जंतु अब तक लुप्त हो चुके हैं। तो ऐसी समस्या जो जल प्रदूषण की है, वह धीरे धीरे शहरों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसमें जल को ठीक प्रकार से नियमित करना और इसका जो वर्षा से जल है उसे हमें किस प्रकार से बचाना है, वर्षा के जल को हम कैसे एकत्रित करके काम में ले सकते हैं, क्योंकि अधिकांश समस्या की जड़ यह है कि हम वर्षा के जल का प्रयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते और वह बहकर चला जाता है। नदियों के जलों का प्रयोग, नदियों से प्राप्त होने वाला जो जल है उसका प्रयोग ठीक प्रकार से
नहीं हो रहा है। तो जो बेसिक वाटर मैनेजमेंट है वह एक बड़ी समस्या है। मिट्टी का कटाव और मिट्टियों में होने वाली अनेक प्रकार की क्षति भूमि के प्रदूषण को बढ़ाती है। मिट्टी के कटाव से 3 प्रकार की क्षति पहुंचती है। एक तो मरुस्थलीकरण, अर्थात यदि मरुस्थल का प्रसार हो जाए तो यह मिट्टी को खराब कर देता है। दूसरी ओर यदि तेज वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है या बहुत अधिक जल इकट्ठा होने से उसका क्षारीयकरण हो गया है, पानी के जमाव से दलदल होने के कारण क्षति हो गई है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें भूमि को प्रदूषित कर देती हैं और भू संरक्षण के उपाय इसके लिए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वायु प्रदूषण भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो समस्या ओजोन परत को क्षय करती है वही वायु प्रदूषण है। वायु में धुएं से और अनेक प्रकार के फैक्ट्रियों के निकलने वाले जो धुएं हैं उनमें कुछ इस प्रकार के तत्व होते हैं जो कि वायु को प्रदूषित कर देते हैं और यह वायु प्रदूषण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देता है। ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, हृदय गति का रुक जाना, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, श्वास नली की बीमारियां, ये सारे के सारे रोग वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके पश्चात वृक्षों की कटाई के कारण वनों का जो विनाश हुआ है वह बहुत ही खतरनाक है। मुख्य रूप से बार बार वृक्षों को अनेक कारणों से काट दिया जाता है। कभी बढ़ती हुई शहरीकरण से वृक्षों को काट कर नई नई कॉलोनीज़ डेवलप कर दी जाती हैं। कहीं पर वृक्षों को काट कर सड़कें बना दी जाती हैं। कभी इन्हीं सड़कों को चौड़ा करने के लिए 4 लेन 6 लेन करने के लिए हज़ारों हज़ारों पेड़ एक साथ काट दिए जाते हैं और इसके बदले में कितने पेड़ लगाए जाते हैं, इस पर विचार होना बहुत ज़रूरी है। वृक्षों की कटाई हम बहुत बड़ी मात्रा में करके उस समय जो नुकसान पहुंचा देते हैं प्रकृति और पर्यावरण को, वह पुनः उतने बड़े वृक्ष होने में कितना समय लगेगा, उस काल में हुई जो क्षति है उसको पूरा करना संभव नहीं होता है। तो विकास के नाम पर हम जिस प्रकार पर्यावरण
को क्षति पहुंचा रहे हैं, वह हमें किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं दे रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह से स्थिर विकास कर सकें। तो इस स्थिर विकास करने के लिए हमें इन सभी समस्याओं पर विचार करना बहुत ज़रूरी होगा, जिस पर हम आगे विचार करेंगे।